हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ। दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये समझ लो कि हाइड्रोग्राफ की जो चैप्टर है ये दिल है हाइड्रोलॉजी का, मतलब इसके बिना हाइड्रोलॉजी नहीं। ओके, तो चलिए समझते हैं ये हाइड्रोग्राफ होता क्या है। तो मैं बात अपने पिछले वीडियो से ही उठाता हूँ। मैंने आपको कैचमेंट एरिया के बारे में बता रखा है, आप जानते हैं अभी कि कैचमेंट एरिया क्या है। तो कोई एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो इस कैचमेंट एरिया में एक मेन स्ट्रीम होगा या फिर एक मेन रिवर होगा, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी इस मेन रिवर से बहुत सारे ब्रांच रिवर, ब्रांच स्ट्रीम कनेक्टेड होंगे, जो कि इस मेन रिवर तक डिफरेंट एरिया से, कैचमेंट एरिया के डिफरेंट लोकेशन से पानी इस ब्रांच मेन स्ट्रीम में लाएंगे। और इस ये जो मेन स्ट्रीम है इससे पानी फ्लो होकर कैचमेंट एरिया से फाइनली बाहर चला जाएगा। तो लेट सपोज कि फ्लो का डायरेक्शन यू है, ओके, कैचमेंट एरिया में। एंड जहां पे कैचमेंट एरिया खत्म हो रहा है या उसके आसपास जहां आउटलेट है कैचमेंट एरिया का, दिस इज आउटलेट ऑफ कैचमेंट एरिया, है ना। यहाँ पे मैं एक साइट रखूंगा, उस मेन स्ट्रीम में एक गाउजिंग साइट रखूंगा जहां पे मैं अपने डेटा को एनालिसिस करूंगा। मतलब डेटा एनालिसिस करने का मतलब है कि जब भी प्रेसिपिटेशन होगी इस कैचमेंट एरिया के ऊपर, तो प्रेसिपिटेशन जब होगा तो मैंने आपको समझाया था एक्चुअली पानी आसमान से आ रही है जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर पानी आ रही है तो कुछ इनिशियल लॉसेस वगैरह होंगे, उसको सेटिस्फाई करने के बाद इन्फिल्ट्रेट होगा कुछ पानी, है ना। उसके बाद जो पानी बचेगा वो एक्सेस रेनफॉल कहलाता है या फिर उसको हम इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं, जो अपीयर होता है एज ए सरफेस रन ऑफ, एज ए रन ऑफ वो अपीयर होगा। तो रन ऑफ अपीयर होगा तो वो पानी बह के कहाँ आएगा, वो पानी बह के इस मेन स्ट्रीम में आएगा फ्लो होते हुए, और ये मेन स्ट्रीम से पानी कैचमेंट एरिया से बाहर निकल जाएगा। सो सो जब भी कोई प्रेसिपिटेशन हुई, लेट सपोज जब भी कोई बरसात हुई, ओके, तो बरसात लेट सपोज हम ये मान लेते हैं इसके एनालिसिस में कि बरसात पूरे कैचमेंट एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करने का मतलब है हर जगह एक जैसा बरसात हो रहा है, क्लियर है। बरसात हो रही है, बरसात हुई पूरे कैचमेंट एरिया में, तो नदी आपका कहीं और है, बरसात कहीं और हुई बरसात की पानी, तो वो पानी यहाँ तक आएगा ना। तो अगर आएगा तो नदी में जो लेवल है, स्टेज डिस्चार्ज की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी, डिस्चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। तो ऐसे जब बरसात कंटिन्यू है, मान लो बरसात हो रहा है, फिर धीरे 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 एज टाइम पासेस, है ना, बरसात हो रही है, एज टाइम पासेस आपका डिस्चार्ज बढ़ते रहेगा कंटिन्यूसली, है ना। तो ये चीज डिस्चार्ज जो बढ़ रहा है इसको हमको मेजर करना है ना। तो हम क्या करते हैं, रिवर के आउटलेट पे इसको मेजर करते हैं, है ना, उस रिवर के लिए कि टोटल ओवरऑल कितना रन ऑफ ड्यूरिंग ए स्ट्रोम या फिर ड्यूरिंग ए प्रिसिपिटेशन वहां तक पहुंच पा रहा है। तो इसको मेजर करने के बाद विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हर एक मतलब प्रिसिपिटेशन शुरू हो गई स्टार्टिंग से हम फिर मेजर करना शुरू करते हैं और तब तक मेजर करते रहते हैं जब तक कि जितना पानी आया था, कितना पानी मतलब वो प्रिसिपिटेशन के कारण जितना सरफेस रनअप आया, है ना, सरफेस रनअप टोटल जितना प्रिसिपिटेशन के कारण जितना टोटल सरफेस रनअप आया वो सारा का सारा पानी कहीं ना कहीं इस स्ट्रीम में आएगा। कुछ पानी ग्राउंड में जाएगा, कुछ पानी स्ट्रीम में आएगा, सारा तो नहीं आएगा, कुछ पानी ग्राउंड में जाएगा, कुछ पानी स्ट्रीम में आएगा। तो स्ट्रीम में आएगा फिर स्ट्रीम से बाहर भी निकल जाएगा, उस एरिया से, उस नदी से बाहर भी निकल जाएगा। तो तब तक हम मेजर करते हैं इस टाइम तक, है ना, कि जब से बरसात को शुरू होने से लेके फिर धीरे धीरे आपका नदी में लेवल बढ़ेगा फ्लड का, या फिर डिस्चार्ज का लेवल बढ़ेगा। सब बात में अभी ये सब जो टर्म मैं कह रहा हूँ ये सब चीज इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, सोचते रहना, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, फिर लेवल कमना शुरू होगा, समझ रहे हो। तो इसी को हम कहते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं इसके बीच, इसी को हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो इट इज हाइड्रोग्राफ बिटवीन किसी आउटलेट सेक्शन पे जब आप एनालिसिस करोगे तो इट इज अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज, ठीक है, या फिर क्यू इसको मैं लेता हूं, क्यू यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरह का यूनिट होगा, एंड टाइम, ओके। सो लेट्स सपोज कि आपकी प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हुई, तो देखो नदी में एक बेस फ्लो हमेशा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ पानी हमेशा फ्लो होते रहता है ना। उस तरह की नदी को हम पेरिनियल रिवर कहते हैं, मतलब जब ऐसा कोई रिवर है जिसमें कभी पानी नहीं सूखता,
है ना। तो एक मिनिमम बेस फ्लो ड्यूरिंग ड्रास्टिक समर कंडीशन ऑल्सो वो मेंटेन करके रखता है। और वो बेस फ्लो जो नदी में बेस फ्लो के कारण जो भी पानी आती है, वो पानी का मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स इज द अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड फ्लो, है ना। उसके कारण आपका बेस फ्लो में कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमेशा एक बेस फ्लो होती है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका नदी में कुछ पानी है, इसको हम कहते हैं बेस फ्लो। फिर धीरे धीरे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसे धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, तो टाइम इंक्रीजेस, तो नदी में जब प्रिसिपिटेशन हो रही है, और ये भी हो प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो गया है ना, प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो गया है, और धीरे धीरे आप डिस्चार्ज मेजरमेंट ले रहे हो, तो नदी में धीरे धीरे आप देखोगे लेवल जो है, ओके, मतलब पानी का वो बढ़ते रहेगा, मतलब नदी में डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? ड्यू टू प्रिसिपिटेशन, जो भी सरफेस रन ऑफ है या फिर प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, है ना, मतलब जस्ट सरफेस के नीचे जो पानी फ्लो होके आ रही है, उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा नदी में, जिस कारण से नदी में लेवल बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस इन द रिवर। तो हम प्लॉट करते रहेंगे उस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करके, है ना, प्लॉट करते रहेंगे, देखेंगे एक समय पर आपके नदी में एक मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, है ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज, उसको हम पीक फ्लो कहते हैं। फिर पीक फ्लो के बाद धीरे धीरे वो डिस्चार्ज कम होते रहेगी। अब जब ये डिस्चार्ज कम हो रही है, मतलब इस दौरान आपकी बरसात खत्म हो चुकी होगी, अब धीरे धीरे पानी जो है उस कैचमेंट एरिया से बाहर निकल रहा है, कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के ग्राफ कर्व बनता है, ग्राफ बनती है, जिसको हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अब इसमें जहां जिस टाइम पीरियड में या फिर जिस टाइम पर आपका पीक डिस्चार्ज आपको मिल रहा है, उसको टाइम फॉर पीक कहते हैं, इसको हम पीक डिस्चार्ज कहते हैं या फिर पीक फ्लो कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लड एनालिसिस। फ्लड एनालिसिस ये चीज हमको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि ड्यू टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रोम, पर्टिकुलर इंटेंसिटी, पर्टिकुलर ड्यूरेशन का स्ट्रोम के कारण इतना मैक्सिमम रन ऑफ या फिर इतना मैक्सिमम डिस्चार्ज आ सकता है, क्या उस डिस्चार्ज के कारण, उस रन ऑफ के कारण, है ना, फ्लड जैसा कोई सिचुएशन बन सकता है क्या? ओके, तो उसके लिए हमको पीक फ्लो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइड्रोग्राफ आपको मदद करता है पीक फ्लो को निकालने में, तो इसलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। ओके, नाउ अब ये जो टोटल टाइम पीरियड है, जैसे कि मान लीजिए ये, अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ये जो कर्व बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अप टू एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, इसको हम राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ या फिर राइजिंग हैंड, राइजिंग लिम्ब, राइजिंग पार्ट, है ना, हम इसको इस तरह कहते हैं, जिस दौरान आपका स्टोरेज जो है बिल्डअप होते रहता है, मतलब प्रिसिपिटेशन हो रही है और चैनल में स्टोरेज बिल्डअप हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको राइजिंग लिम्ब कहते हैं। राइजिंग लिम्ब जैसे ही खत्म हो गया, बिग फ्लो अचीव हो गया, उसके बाद धीरे धीरे रिसेशन होना शुरू हो जाता है, फॉलिंग या फिर डिक्रीजिंग या फिर रिसेशन लिम्ब इसको कहा जाता है ना। इन सब चीजों को लिखवाऊंगा, अभी सुनो बस। इसको रिसेशन लिम्ब कहा जाता है। फिर रिसेशन लिम्ब जैसे जैसे खत्म हो रही है, तो एक देखिए, पहले नदी में जो बेस फ्लो मेंटेन था, है ना, जो बेस फ्लो मेंटेन था, उसी लेवल पे फिर आ गई। ओके, तो ये जो टाइम है इसके करस्पॉन्डिंग, 0 से लेके ये टाइम, है ना, इसको जनरली हम बेस टाइम कहते हैं, बेस टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, नाउ अब ये जो हाइड्रोग्राफ है, ये एक तरह का हाइड्रोग्राफ है। अब ये जो हाइड्रोग्राफ है, इस हाइड्रोग्राफ में हमने बेस फ्लो को भी ऐड कर रखा है, समझ रहे हो, इसमें हमने बेस फ्लो को भी ऐड कर रखा है। मतलब बेस फ्लो को ऐड करने के कारण क्या हुआ, बेस फ्लो तो हो सकता है, मतलब ग्राउंड में वाटर कभी भी वही होगी, मतलब पहले भी कोई बरसात का कुछ पानी ग्राउंड में होगा, फिर अभी बरसात हुई है उसके लिए भी कुछ पानी ग्राउंड में होगा, तो बेस फ्लो में मतलब ग्राउंड वाटर में डिफरेंट रेन का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, है ना, डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट रेन्स का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो उसके कारण एक बेस फ्लो मेंटेन्ड है। तो अगर मैं इस बेस फ्लो को इस हाइड्रोग्राफ से हटा दूं, तो हमको क्या मिलेगा? हमको केवल यही मिलेगा कि जब प्रिसिपिटेशन, वो प्रिसिपिटेशन हुई जिसके लिए हम ये हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, ओके, जब भी वो प्रिसिपिटेशन हुई जिसके लिए हम ये हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, तो वो उसके कारण जो सरफेस रन ऑफ हुआ,
उस प्रिसिपिटेशन के कारण जितना टोटल ओवरऑल सरफेस रन ऑफ हुआ, सरफेस रन ऑफ कब होगा? आफ्टर फुलफिलिंग द इनिशियल लॉसेस, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, इन सब चीजों को फुलफिल करने के बाद आपका जितना भी पानी होगा वो धीरे धीरे ऐसे सरफेस रन ऑफ अपीयर होगा। अब वो जो वाटर है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कैचमेंट, आपका जो छोटा छोटा ड्रेनेज स्ट्रीम्स होगा उससे उसके थ्रू से फ्लो होते होते मेन स्ट्रीम में आएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे छोटा छोटा कैचमेंट होता है, अगर कोई बड़ा कैचमेंट है तो उसमें चैनल के थ्रू से फ्लो करना, मतलब मेन जो ब्रांच स्ट्रीम मैंने बताया था उसके थ्रू से फ्लो करना, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि चैनल कोई प्रॉपरली डिजाइन चैनल है तो उसके थ्रू से अगर फ्लो करेगा तो पानी स्पीड में फ्लो करेगा, जल्दी फ्लो करेगा और जल्दी आपका मेन स्ट्रीम तक पहुंचेगा। तो ये जो पीक है ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ वो जल्दी अचीव होगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि फॉर लार्ज कैचमेंट दी प्रेजेंस ऑफ मेनी नंबर ऑफ ब्रांच स्ट्रीम आर इंपॉर्टेंट, ओके, या फिर चैनल फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज कैचमेंट। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कोई छोटा कैचमेंट होता है अगर, तो छोटा कैचमेंट पे जैसे ही तुरंत एक बरसात हो गई, मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल हो गया, अगर देखो इंटेंसिटी अगर हाई रहता है, सो सब बात को अच्छे से सुनिएगा, इंटेंसिटी अगर हाई रहता है तो क्या होता है, जो इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन लॉस है, इन्फिल्ट्रेशन रेट है, वो आपका हाई रहता है, वो भी हाई रहता है। मान लो अगर उससे ज्यादा इंटेंसिटी से मेरा पहले से ही रेनफॉल हो रहा है तो इनिशियली ही वो इन्फिल्ट्रेशन को सेटिस्फाई करते चलेगा और उस सेम टाइम पे आपका सरफेस रन भी अपीयर होते रहेगा और धीरे धीरे वो इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा रन ऑफ आपको मिलेगा। इसलिए छोटे कैचमेंट पे अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो गया तो ज्यादा आपको रन ऑफ मिलेगा और हो सकता है बाढ़ आ जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये भी है बाढ़ आने का कि मान लो कोई छोटा कैचमेंट है ना, छोटा ही कैचमेंट, मान लो कोई छोटा कैचमेंट है। अब छोटे कैचमेंट में बरसात हो गई जोर से, अभी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी सेटिस्फाई हो गया, और लेकिन बरसात हो रही है, अभी भी हो रही है, ओके, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हुई, लंबा समय के लिए हुई, अभी आप ड्यूरेशन पे बात कर रहा हूँ, है ना, लंबे समय तक बरसात हुई। तो अब क्या होगा, देखो अब इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी बचता है वो आपका किस में जाता है, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। तो ग्राउंड वाटर में जैसे जाएगा तो वाटर लेवल आपका क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो वाटर लेवल धीरे धीरे जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा कि वो सॉइल का जो आपका सरफेस है उसी लेवल पे लगभग आ जाएगा वाटर टेबल। अगर आ गया, अब जब बरसात होगी तो क्या, अब जब वाटर लेवल ही ऊपर आ चुका, अब वो पानी ग्राउंड के अंदर भी नहीं जाएगा, वो सारा का सारा पानी सरफेस रन ऑफ के रूप में अपीयर होगा। समझ रहा है कि नहीं, सारा का सारा पानी सरफेस रन ऑफ के रूप में अपीयर होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लड आने का चांसेस है अगर रेनफॉल बहुत लंबे समय तक होता है तो। समझ में आ रहा है। और शॉर्ट ड्यूरेशन का रेनफॉल भी अगर हो गया हाई इंटेंसिटी का तो भी फ्लड आ सकता है, या फिर एक मीडियम इंटेंसिटी का लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर हो गया तो भी आपका फ्लड आ सकता है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि कोई अगर छोटा कैचमेंट है तो छोटा कैचमेंट पे सरफेस फ्लो प्रीडोमिनेंट है ना, वहां पे मतलब छोटे कैचमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे स्ट्रीम होना चाहिए तभी आपका रन ऑफ ज्यादा रन ऑफ आ पाएगा यहाँ तक मेन स्ट्रीम में, ऐसा कुछ नहीं है। कैचमेंट छोटा है, जमीन पर ही पानी आया, है ना, मतलब बरसात का पानी आया सरफेस से ही ओवरलैंड फ्लो, सरफेस के ऊपर से ही फ्लो होके वो आ गया। समझ में आया। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटा कैचमेंट के लिए ओवरलैंड फ्लो इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर लार्ज कैचमेंट व्हाट इज योर इंपॉर्टेंट, चैनल, प्रेजेंस ऑफ चैनल या फिर ओके ब्रांच चैनल, दैट इज इंपॉर्टेंट, चैनल फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज कैचमेंट। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक थे। अभी देखो ये जो हाइड्रोग्राफ मैंने बनाया इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन, और उससे थ्योरेटिकल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि हाइड्रोग्राफ ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास जनरली ऐसे दो ही तरह के फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है। एक देखो मेनली क्या है, रन ऑफ, है ना, मेनली ये हाइड्रोग्राफ बन रही है रन ऑफ के कारण, मतलब बरसात हुई, कैचमेंट एरिया से पानी आया नदी में, तो उस कारण से विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया जिसको हम हाइड्रोग्राफ कह रहे हैं, यही चीज हुआ। तो बरसात और कैचमेंट एरिया मतलब रेनफॉल प्रॉपर्टीज, प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टीज, है ना, या फिर प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टीज एंड कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रेन प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपका ये जो हाइड्रोग्राफ है ये किस तरह का होगा, कैसा शेप होगा, इसका पीक ज्यादा होगा ना कम होगा, इसका पीक कब मिलेगा, मतलब जल्दी मिलेगा ना बाद में मिलेगा,
समझ में आ रहा है? ये सब चीजें आपको पता चलेगा। क्लियर है? ओके, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर? प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेन और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, ये एक अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पहले प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, कैसा कैसा, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, हम पढ़ेंगे वो। और इस चीज को अच्छे से ध्यान से रखिएगा, समझ के। हाँ, मैं एक बात बता रहा था जो कि कहीं बीच में ही छोड़ दिया था। क्या बता रहा था मैं? मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट, कहीं से तो मैं कैरी किया था कुछ। हाँ, बता रहा था, अगर ये जो बेस फ्लो है, इस बेस फ्लो को अगर इस हाइड्रोग्राफ से हम सेपरेट कर दें, इसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है, बेस फ्लो सेपरेशन टेक्निक। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में आएंगे। तो अगर मैं सेपरेट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को बस यही मिलेगा कि रन ऑफ कितना हुआ, सरफेस रन ऑफ कितना हुआ उस प्रेसिपिटेशन के कारण। तो उसको हम, अगर वो जो हाइड्रोग्राफ बनेगा उसको भी हाइड्रोग्राफ कहेंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और ये जो हाइड्रोग्राफ है, इसको हम सिंपली हम फ्लड हाइड्रोग्राफ कह सकते हैं। अभी कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाइए, हम इसका इस डायग्राम को और डिटेल में बताएंगे, है ना। डिटेल में बनाने के बाद हम इसका ईच एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, और इसके एलिमेंट्स पे किसका किसका इफेक्ट आता है, उन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। बस अभी एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि हाइड्रोग्राफ बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है, क्या क्या एक बना रहा हूँ का बेस। क्लियर है? हाँ, और अगर इससे बेस फ्लो, अगर इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया बेस फ्लो को, तो मेरा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये मेरा बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद कॉन्सेप्ट आती है यूनिट हाइड्रोग्राफ की। यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में बता देता हूँ। यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरह का फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोग्राफ, है ना। किसी भी ड्यूरेशन का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, तो उससे आप किसी दूसरे ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ इजिली कैलकुलेट करके निकाल पाते हैं। क्लियर है? यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरह का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, या फिर डायरेक्ट रन ऑफ मतलब इफेक्टिव रन ऑफ, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल, हम इसको ऐसे भी कहते हैं, है ना। इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ERH, या फिर, है ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो या फिर एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। मतलब वो पानी जो डायरेक्टली आ गया उसी को तो एक्सेस रेन कहेंगे, जो इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ तो उसी का हाइड्रोग्राफ होगा। ओके, और जो पानी इन्फिल्ट्रेट हो जा रहा है, ग्राउंड वाटर में मिल जा रहा है, उसके कारण तो बेस फ्लो होगी। क्लियर है? तो उसको हम, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है, ये भी एक तरह का एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होता है, या फिर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। तो चलिए एक हेडिंग बनाइए और लिखिए। इंट्रोडक्शन लगभग खत्म हो गया, आपने बेसिक कुछ ना कुछ समझ लिया। अब हेडिंग बनाइए, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं अंदर, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। नहीं तो ऐसा करते हैं कि हेडिंग बनाइए, दूसरा हेडिंग बनाइए, इसको हटा दीजिए, हाइड्रोग्राफ, सिंपली हाइड्रोग्राफ बनाइए। मैं आपको एक डिटेल डायग्राम इसका देता हूँ, फिर उस डायग्राम को हम उसका एलिमेंट्स को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स पे देखेंगे, उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट को। क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, एक वीडियो में मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि वो जो रन ऑफ हो रही है, ओके, उसी के कारण तो ये हाइड्रोग्राफ बन रही है। तो मान लीजिए जैसे कि कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करूं, तो कैचमेंट का स्लोप जो है स्टीप है, ऐसे ज्यादा ढलान है, तो बरसात होगी तुरंत पानी आ जाएगी। तो स्लोप हो गया कैचमेंट का। कैचमेंट का ड्रेनेज डेंसिटी हो गया, कि पर यूनिट एरिया ऑफ द कैचमेंट कितने आपके ड्रेनेज डेंसिटी है, कितने आपके, है ना, मतलब कितना चैनल्स है जिससे वो पानी आ रहा है मेन स्ट्रीम में। ये सब चीजें कुछ कुछ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। शेप ऑफ कैचमेंट आता है, साइज ऑफ कैचमेंट आता है। ओके, और रेनफॉल में तो इंटेंसिटी हो गया, ड्यूरेशन हो गया जो मेन है। ओके, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो गया। रेनफॉल जब हो रही है तो उस समय सॉइल का मॉइस्चर कंडीशन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका रन ऑफ या फिर हाइड्रोग्राफ का वैल्यू, है ना। फिर लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न कहने का मतलब है, देखो मैंने इन्फिल्ट्रेशन वाले चैप्टर में एक पॉइंट बताया था कि फॉरेस्ट लैंड है और कोई अर्बन लैंड है। ओके, तो फॉरेस्ट लैंड में क्या होगा? फॉरेस्ट लैंड में आपका घास है, डिफरेंट पेड़ पौधे हैं, पूरा एरिया लगभग घास घास पेड़ पौधे इन सब चीजों से कवर्ड रहती है। तो जैसे पानी आएगा
तो घास ये सब जो चीजें होंगे उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको रोक के रखेगा, जिस कारण से एक तरह का डिटेंशन टाइम मान लो, एक तरह का पानी को ज्यादा समय मिल जाता है, ज्यादा समय तक पानी रहता है, तो उसको ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होने का चांसेस होता है, तो लॉसेस उस कंडीशन में ज्यादा होता है, तो रन ऑफ का वैल्यू लगभग कम हो जाता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये एग्जाम में आईएएस में आ चुका है एक क्वेश्चन कि बेस पीरियड कोई सेम ड्यूरेशन का प्रेसिपिटेशन हुआ, है ना, कोई सेम ड्यूरेशन का प्रेसिपिटेशन हुआ। अब जो टाइम बेस बताया था मैंने हाइड्रोग्राफ का, वो टाइम बेस फॉरेस्ट, कोई लैंड फॉरेस्ट एरिया है और कोई अर्बन एरिया है, सेम एरिया, एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो टाइम बेस किस केस में कम होगा? देखो टाइम बेस किस केस में कम होगा, जैसा कि मैंने बोला, ओके, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें एक तो पीक लेट से होगा, मतलब चूंकि वहां पे अच्छे से मतलब फ्लो जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पा रही है मेन स्ट्रीम तक, है ना, उसको रिटार्डेशन मिल रहा है, तो एक तो उसका पीक लेट से होगा फॉरेस्ट एरिया में, है ना, फिर पीक लेट से हुआ तो निकलेगा भी बहुत जल्दी, क्योंकि जल्दी तो फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अर्बन एरिया में क्या होगा, अर्बन एरिया में क्योंकि आपका बहुत सारा नाली है, प्रॉपरली डिजाइन, आपका नाली वगैरह डिजाइन करते हो, स्ट्रॉन्ग गटर्स, स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स, सब कुछ हम डिजाइन करके रखते हैं, तो जो बरसात आती है वो ड्रेन वगैरह के थ्रू से फ्लो होके किसी नदी में जाके तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है उसका, है ना। तो अर्बन एरिया में अगर आप गॉजिंग कर रहे हो या फिर ये मेजरमेंट ले रहे हो, हाइड्रोग्राफ बना रहे हो उसके लिए, तो उसमें आपका पीक जल्दी आएगा, तो पीक जल्दी आ रहा है मतलब ज्यादा ज्यादा पानी जल्दी जल्दी पहुंच रहा है ना, मेन स्ट्रीम में, इसलिए आपका पीक जल्दी आ गया, जल्दी आ रहा है, अगर जल्दी जल्दी पहुंच रहा है तो जल्दी जल्दी निकलेगा भी, समझ में आ रहा है, तो जल्दी जल्दी निकलेगा भी, क्योंकि प्रॉपरली डिजाइंड आपका कैचमेंट एरिया है, प्रॉपरली डिजाइन चैनल है उसमें, है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी पानी निकल भी जाएगा। तो जो ये जो बेस पीरियड होगा, अगर जल्दी आया जल्दी निकल गया, तो ये मान लो फॉरेस्ट के लिए है, तो रूरल एरिया के लिए बेस पीरियड कम हो जाएगा कि नहीं, यही क्वेश्चन पूछा था ये टाइम बेस के ऊपर, है ना। इन सब क्वेश्चन को फिर बाद में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हमें आईएएस के ऑब्जेक्टिव, एसएससी गेट के ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करवाऊंगा तब। वेल, अभी मैं एक डायग्राम यहाँ पे देता हूँ आपको, उसको देखिए, ओके। तो इसका डेफिनेशन लिखिए हाइड्रोग्राफ का। सो ये वीडियो मैंने कट करके फिर से बना रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम। रेट ऑफ फ्लो कहने का मतलब है डिस्चार्ज, ओके, डिस्चार्ज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्राइवेट वीडियो रख रहा हूँ, मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम, टाइम के साथ, मतलब कि अभी जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें तो समझ पा रहे होंगे, बरसात हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन होने के साथ साथ लॉसेस हो रही है, लॉसेस होने उसको फुलफिलमेंट हो रहा है लॉसेस का, उसके बाद एज ए वाटर जो है एज ए सरफेस रन ऑफ अपीयर हो रहा है, और वो पानी आपका जो कैचमेंट एरिया में आपका स्ट्रीम है, जो चैनल है, छोटे छोटे ड्रेन्स है ना, उनके थ्रू से फ्लो होते हुए, या फिर अगर कोई छोटा कैचमेंट एरिया है तो वहाँ पे ओवरलैंड फ्लो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रीम के थ्रू से फ्लो करेगा, जमीन के ऊपर से डायरेक्टली फ्लो करके जो मेन आपका स्ट्रीम है, मेन कैचमेंट एरिया का जो मेन स्ट्रीम है, उसमें सारा पानी कलेक्ट होगा, और सब आप एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, है ना, नियर बाय आउटलेट ऑफ द सेक्शन, आप ये पता लगाओगे कि जैसे प्रेसिपिटेशन हुई तो कितना सरफेस रन ऑफ, है ना, पानी यहाँ पे आ रहा है, मतलब लेवल बढ़ेगा बरसात के कारण नदी में, है ना, तो वो लेवल पानी का कहाँ से आ रहा है, वो नियर बाय कैचमेंट एरिया से जो आपका है, नदी के अगल बगल जो एरिया है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई, वहीं से पानी कंसंट्रेट हो रहा है ना, तो लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज आप मेजर करोगे, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपका लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर बरसात बंद हो चुकी होगी, बंद हो जाएगी, तो एक पीक फ्लो लगभग एक अचीव होगा, उसका धीरे धीरे पानी उस कैचमेंट एरिया से ड्रेन आउट होना शुरू होगा, तो आपका इस तरह का एक कर्व बन जाता है, समझ पा रहे हैं, इसी को हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं, ओके। तो इसी का डेफिनेशन लिखिए, हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम फ्लोइंग इन ए रिवर at the given location nearby outlet of the catchment area, at the given location nearby outlet of the catchment area, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने का, कि द हाइड्रोग्राफ कंप्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेन जिसका जो मेन बात है वो ये है कि ये हमको एक इंपॉर्टेंट डेटा देता है, जैसे कि ये हमको पीक फ्लो का डेटा देता है ना, पीक फ्लो कितना होगा, ओके, मतलब कोई एक प्रेसिपिटेशन के कारण मैक्सिमम
कितना डिस्चार्ज वहां पे आ रहा है, ये कैलकुलेशन ये बताता है। ओके, तो ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज वगैरह, कलवर्ट वगैरह जो भी आपको बनानी है, उसके डिजाइन के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डिजाइन स्ट्रोम या फिर स्टैंडर्ड डिजाइन फ्लड, ओके, ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, ओके, एसपीएफ कुछ भी, इन सब चीजों को हमको कैलकुलेट करने में ये चीज हमको मदद करती है। पीक फ्लो, क्लियर है? और पीक फ्लो हम जानेंगे तो हमको ये पता, हम ये समझ पाएंगे कि क्या ये फ्लड वाला सिचुएशन है, नहीं है। ओके, तो इन सब चीजों का प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उस एरिया को सेफली, मतलब उस एरिया के सेफ्टी के लिए वो रिक्वायरमेंट हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये हाइड्रोग्राफ का स्टडी एक इंपॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि ये हमको एक इंपॉर्टेंट डिजाइन डेटा देता है, जैसा कि पीक फ्लो। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से डिटेल में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिया है, जैसा है एज इट इज सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही लिखिए। मैं इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस डायग्राम। तो देखो वाई एक्सिस है ये, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने डिस्चार्ज लिखा हुआ है, डिस्चार्ज का यूनिट जनरली मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म्स में होता है, क्लियर है? और टाइम का यूनिट जनरली आवर में होता है, ठीक है। नाउ देखो, ये हाइड्रोग्राफ है एक तरह का, और इसको हम कहेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ। ये एक फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ क्यों है? क्योंकि इसमें बेस फ्लो भी जुड़ा हुआ है। बेस फ्लो क्या होता है? बेस फ्लो इज द फ्लो इन रिवर ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, है ना, जो वाटर टेबल के नीचे जो पानी है उसके फ्लो होने के कारण एक मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन करके रखता है नदी में, जिसके कारण रिवर पेरेनियल रिवर होती है, मतलब जो हर हमेशा फ्लो होता रहे। इंटरमीडिएट रिवर वो होती है जिसमें बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन रहता है लेकिन कभी सूख जाता है, कभी बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता लेकिन कभी रहता है, लेकिन रहता है, हरदम नहीं रहता है, वो इंटरमीडिएट रिवर हो गया। और एक तरह का स्ट्रीम होता है एफ हर्मल, सॉरी जस्ट मिनट, एफ हर्मल। ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना, एफ हर्मल ऐसा स्ट्रीम होता है जिसमें जब केवल प्रेसिपिटेशन होगा, जब बरसात होगा, तभी इसमें फ्लो होगी, ठीक है, ओके। मतलब ये जो स्ट्रीम होता है ये केवल सरफेस रन ऑफ को कैरी करता है, अंडरग्राउंड फ्लो का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, मतलब बेस फ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, मिनिमम फ्लो इसमें नहीं रहती है। इसमें जब प्रेसिपिटेशन आएगा तभी इसमें बरसात आएगी, सॉरी इसमें पानी आएगा, क्लियर है? तो इस तरह के नदी को एफ थर्मल नदी कहते हैं। और एक इंटरमीडिएट रिवर, मतलब जिसमें पार्शियल बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है। पेरिनियल रिवर, सालों भर उसमें पानी रहता है हमेशा। तो ड्यूरिंग ड्राई सीजन, समर सीजन जैसा हो गया, उस समय तो बरसात नहीं हो रही तो पानी सूख जाना चाहिए, कंप्लीटली सूख जाना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं सूखता है, कुछ पानी रहता है। वाई? ड्यू टू अंडरग्राउंड फ्लो। तो उसी को हम बेस फ्लो कहते हैं, एक मिनिमम रिवर में फ्लो। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में शुरू किया हूँ नदी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है, टाइम जीरो। आपका डिस्चार्ज जो है नदी में, जिस क्रॉस सेक्शन पे आप ये हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, वहां पे एक मिनिमम डिस्चार्ज है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूं, ठीक है, ये पॉइंट ए और पॉइंट ई को, तो एक इस तरह का लाइन आ जाएगा, देखो एक इस तरह का लाइन आ जाएगा। तो ये लाइन के नीचे का जो पानी है वो एक मिनिमम फ्लो हमेशा है, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक को मैं एज बेस फ्लो कह सकता हूं। बेस फ्लो जो हो रही है, अब ये क्यों हो रही है? ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेशन हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, नदी में डिस्चार्ज बढ़ा, तो ये कर्व इस तरह से बन रहा है। तो ये जो कर्व इस तरह से बन रहा है, ठीक है, मतलब कर्व ए टू सी तक देखो, स्टार्टिंग वाला, इसको हम राइजिंग कर्व भी कहते हैं या फिर कंसंट्रेशन कर्व, क्योंकि इस दौरान जो प्रेसिपिटेशन का जो पानी है वो सरफेस रन ऑफ के रूप में आते हुए मेन स्ट्रीम में आ रहा है ना, और मेन स्ट्रीम में वो पानी कंसंट्रेट हो रहा है, डिस्चार्ज आपका बढ़ रहा है, इसलिए इसको कंसंट्रेशन कर्व या फिर राइजिंग कर्व भी कहा जाता है, क्लियर है? देखो ये जो कंसंट्रेशन कर्व या फिर राइजिंग कर्व है, ये मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो आपका रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि रेनफॉल का इंटेंसिटी, रेनफॉल का ड्यूरेशन, है ना, या फिर इसको आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस, इस पे मेनली डिपेंड करता है। और जो फॉलिंग कर्व है, फॉलिंग कर्व मतलब फ्रॉम पॉइंट सी के बाद जो कर्व आपको दिख रहा है, जिसको हम फॉलिंग कर्व कह रहे हैं, रिसेशन लिम्ब कह रहे हैं, या फिर फॉलिंग लिम्ब कह रहे हैं, ये मेनली डिपेंड करता है आपके कैचमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर,
ठीक है, कैचमेंट प्रॉपर्टी जैसा कि कैचमेंट में कितना स्ट्रीम्स है जो ड्रेन करता है, पानी को बाहर निकाल रहा है, फिर कैचमेंट का स्लोप कैसा है ना, कैचमेंट में कितने सारे घास हैं, क्या है नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर, लैंड यूज पैटर्न ऑफ कैचमेंट, ऐसे सब फैक्टर पे ये डिपेंड करता है मेनली। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राइजिंग लिम मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे टर्म्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जैसे कि रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल ड्यूरेशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, इन सब चीजों पे। ओके, लेकिन जो फॉलिंग लिम्ब है इट मेनली डिपेंड ऑन द फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर कहने का मतलब है आपका कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक, कैचमेंट का स्लोप क्या हुआ, स्ट्रीम डेंसिटी क्या है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या है कैचमेंट में, इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, कैचमेंट का शेप कैसा है, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और खास करके मेनली स्लोप। नाउ अब देखो पॉइंट यहां से यहां तक, पॉइंट मतलब ये जो टाइम है, ओके, जब से आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे तुम्हें जीरो से दिखा दिया, आप ये पॉइंट ए से, जनरली इसको पॉइंट ए से हम कंसिडर करते हैं, लेकिन चूंकि वो पॉइंट ए और जीरो टाइम ज्यादा दूरी पे नहीं रहता है, तो उसको हम स्टार्टिंग से कंसिडर कर सकते हैं। तो बेस टाइम को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब से आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है, और जब आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया एकदम, और बेस फ्लो वो उसमें हो रहा है। ओके, ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको हम बेस टाइम कहते हैं हाइड्रोग्राफ का। नाउ देखो पॉइंट सी जो है, यहाँ पे आपको पीक फ्लो मिल रहा है क्यूपी, ठीक है, और पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, जिस करस्पॉन्डिंग आपको पीक फ्लो मिल रहा है, इसको हम कहते हैं पीक टाइम। ओके, और रेनफॉल का ड्यूरेशन, रेनफॉल का ड्यूरेशन और पीक के अचीवमेंट में जो एक टाइम का गैप होता है, उसको हम लैग टाइम कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लैग टाइम। इन सब चीजों को मैं डिटेल में लिखवाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट एक चीज मैं बता रहा हूँ अभी, ओके, इन हर एक टर्म्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं समझेंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे एक तरह का बॉक्स बना के हम ये दिखाते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या था, ठीक है, लैग टाइम क्या है, ये दिखा देते हैं जनरली। और ये बॉक्स का जो डायमेंशन होता है, डेप्थ, ये डेप्थ ऑफ रेनफॉल होता है। डेप्थ ऑफ रेनफॉल कहने का मतलब जो भी कैचमेंट एरिया पे प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो उस पे प्रेसिपिटेशन का कितना डेप्थ हुआ, उस डेप्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, दैट इज योर डेप्थ ऑफ रेनफॉल। वेल होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वन सिंपल हाइड्रोग्राफ, और इसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ कहेंगे। अगर इसी से हम बेस फ्लो को सेपरेट कर दिए किसी तरह से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको बस वो एक हाइड्रोग्राफ मिलेगा जो कि केवल रन ऑफ के कारण हो रहा है, सरफेस रन ऑफ के कारण हो रहा है, उसमें कोई बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अंडरग्राउंड फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस तरह के हाइड्रोग्राफ को हम कहेंगे इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, या फिर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डीआरएच, ईआरएच, ये सब हम कहते हैं। क्लियर है, अब इसमें लिख लो ए बी क्या है। ए बी, इट इज राइजिंग लिम्ब, या फिर इसको हम कंसंट्रेशन कर्व भी कहते हैं। इसमें पॉइंट लिखिए, इट मेनली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अंडरलाइन करिए, ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा, अभी लिखिए। इट ऑल्सो डिपेंड फ्यू ऑन कैचमेंट प्रॉपर्टीज। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेनली डिपेंड करता है। एक्चुअली राइजिंग लिम्ब, फॉलिंग लिम्ब, दोनों रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन मेनली किस पे कौन सा किस पे मेनली डिपेंड करता है। तो राइजिंग लिम्ब जो है ये मेनली रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, और फॉलिंग लिम्ब मेनली कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ओके, फॉलिंग लिम्ब, या फिर इसको डिफ्लेक्शन कर्व भी कहते हैं, या फिर इसको रिसेशन लिम्ब भी कहा जाता है, डी से ई तक इसको हम। और इसका जो शेप है कि ये मतलब जल्दी, मतलब अगर मान लो, कहने का मतलब अगर कैचमेंट का स्लोप बहुत ज्यादा है, और कैचमेंट एरिया से पानी बरसात खत्म होने के बाद जल्दी बाहर निकल जाएगा, सरफेस रनऑफ के कारण जो भी स्टोरेज बिल्डअप हुआ था उस चैनल में, उस मेन स्ट्रीम में, अगर वो पानी जल्दी कैचमेंट एरिया से ड्रेन आउट होकर बाहर निकल रहा है, तो आपका बेस टाइम कम होगा, मतलब रिसेशन जल्दी हो जाएगी। तो वो रिसेशन जो कर्व है वो स्टीप रहेगा, समझ रहा है कि नहीं, रिसेशन कर्व जो होगा वो स्टीप रहेगा, समझ रहा है। तो कैचमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्लोप हो गया। मान लो आपका घास भूस ज्यादा है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको पानी का जो सरफेस फ्लो है या फिर चैनल फ्लो जो भी है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटार्डेशन मिलेगा। रिटार्डेशन कहने का मतलब कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी ओवरलैंड फ्लो के केस में। तो कोई छोटा कैचमेंट एरिया है मान लो, तो वहां पे
तो ओवरलैंड फ्लो में रिटार्डेशन हो रही है, मतलब पानी जल्दी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में पीक भी बहुत बाद में आएगा और रिसेशन भी धीरे धीरे होगी, समझ रहे हैं? तो उसका स्लोप थोड़ा लो होगा। ओके, इस तरह का चीजें हैं जो कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब चीजों को मैं समझाऊंगा। तो बट अभी ये लिख के रखिए क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये चीज को पूछा जाता है। बीसीडी जो है इसको क्रेस्ट सेगमेंट कहा जाता है और ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें पीक फ्लो, ये सेगमेंट क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स पीक फ्लो। जो पॉइंट सी है आपका, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है उसको हम पीक फ्लो कहते हैं। ओके, और पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है मतलब क्यूपी एंड टीपी, उसको हम टाइम फॉर पीक कहते हैं। ओके, या फिर पीक टाइम कब आया, और जीरो से लेके जब आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन हुआ और रेनफॉल शुरू हुआ है, सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ है जीरो से लेके, ठीक है, जब पीक रन ऑफ आपका अपीयर हो रहा है उसको हम, उस टाइम को हम कहते हैं टीपीके, वो टोटल ड्यूरेशन को। ओके, ऐसे भी हम कभी कभी लिखते हैं। डी, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। डी पॉइंट को जनरली इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। और डी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में देखो, जिस लेवल पे डी है उसी लेवल के आसपास आपका पॉइंट बी भी है। तो आपके किसी किसी किताब में देखोगे पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है, मैक्सिमम किताब में लिखा होगा। लेकिन हम ज्यादा एक्यूरेटली पॉइंट डी को इन्फ्लेक्शन कर्व कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, क्योंकि पॉइंट डी वो पॉइंट है, वो सिंबलाइज करता है पॉइंट डी कि अब प्रिसिपिटेशन एकदम खत्म हो चुकी है और जो सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन है, जो रेनफॉल, मतलब रेनफॉल तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, अब सरफेस रन ऑफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एकदम खत्म हो गया है, ठीक है। और इस पॉइंट से खत्म हो गया कहने का मतलब है कि अब जो पानी स्टोरेज में है, मतलब मान लो कि ये कैचमेंट एरिया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बगल में, समझना पॉइंट डी क्या है, किस पॉइंट को वो बता रहा है, कौन सा टाइम को बता रहा है। मान लो ये कैचमेंट एरिया है, इसमें बरसात हुई थी, बरसात बंद हो गई, खत्म हो गई, तो इस कैचमेंट, ये मेन स्ट्रीम है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांच स्ट्रीम है, ओवरलैंड फ्लो होगा, तो बरसात बंद हो गई, सरफेस रन ऑफ अब नहीं मिल रहा है, लेकिन इस ये मेन स्ट्रीम, ये जो सॉरी ब्रांच चैनल्स है, इसमें कुछ पानी होगा कैचमेंट में, कहीं कहीं पर सरफेस, मतलब सरफेस पे, ठीक है, वहां पर भी पानी अभी फ्लो हो रही होगी, समझ रहा है? तो वो सब पानी सब आएगा अभी स्टोर किस में, इसमें मेन स्ट्रीम में, फिर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो विद टाइम धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से आगे फ्लो हो जाएगा, मतलब कैचमेंट एरिया से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो वो बात की बात है, लेकिन पॉइंट डी वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जब आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन जो है वो एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस पॉइंट के बाद क्या होता है, चैनल जो कैचमेंट एरिया उसमें जो भी स्टोरेज है वो स्टोरेज कम होना शुरू होता है, मतलब पानी ड्रेन आउट होना, कैचमेंट एरिया से निकलना शुरू होता है। दैट पॉइंट इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसको हम पॉइंट डी कहते हैं। ओके, तो लिखिए, this point represent that contribution of surface, this point represent that contribution of surface runoff ceases, ceases मतलब बंद हो जाना, इस शब्द को अच्छे से लिख लो, CEASES, सरफेस रनऑफ का कंट्रीब्यूशन अब क्या हुआ, बंद हो गया, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ओके, एट द टेल ऑफ रिसेशन लिम, ओके, रिसेशन लिम के पूछ पर, एंड द रिमेनिंग फ्लो रिप्रेजेंट विथड्रॉल फ्रॉम द कैचमेंट स्टोरेज। ओके, रिमेनिंग फ्लो व्हाट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट विथड्रॉल फ्रॉम कैचमेंट स्टोरेज, जो भी कैचमेंट में स्टोरेज बिल्डअप किया था, पॉइंट डी पर सरफेस रनऑफ का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, पॉइंट डी के बाद क्या हो रहा है, जो भी चैनल में, स्ट्रीम में, कैचमेंट में जहां भी स्टोरेज था वहां सब पानी अब मेन स्ट्रीम में आ रहा है, वो मेन स्ट्रीम से कैचमेंट एरिया से बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है? अब एक ग्राफ, एक टेबल, इस टेबल को लिख लो, ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह का, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टेबल से भी आ जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिजियोग्राफिक फैक्टर हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। क्लियर है? आपसे पूछ देगा लैंड यूज एंड कवर, ये किस कैटेगरी में आता है, फिजियोग्राफिक फैक्टर या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर, तो ये बताना होगा, ठीक है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आप इस टेबल को जानते हो, तो वो फिजियोग्राफिक फैक्टर में आता है। तो फिजियोग्राफिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आता है, सबसे पहला बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, कहने का मतलब कैचमेंट प्रॉपर्टीज। ओके, कैचमेंट प्रॉपर्टीज का कौन कौन सा आइटम, सेफ हो गया, साइज ऑफ कैचमेंट एरिया हो गया, स्लोप ऑफ कैचमेंट हो गया, नेचर ऑफ वैली हो गया, एलिवेशन हो गया, उसका ड्रेनेज डेंसिटी हो गया, ये सारी चीजें। सेकंड, इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी फिजियोग्राफिक फैक्टर है। इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कौन से प्रॉपर्टीज अफेक्ट करते हैं, लैंड यूज एंड कवर,
लैंड यूज एंड कवर मतलब समझ रहे हो ना, घास घूस और किस तरह से लैंड यूज हो रहा है, अर्बन एरिया है ना फॉरेस्ट एरिया, ये सब चीजें। फिर सॉइल टाइप, किस तरह का सॉइल है उस पर भी इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड करेगा, बताया था इन्फिल्ट्रेशन वाले चैप्टर में। एंड जियोलॉजिकल कंडीशन, सॉइल कंडीशन, है ना। फिर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और किस पे, लेक लेक पे, स्वैम्प्स पे एंड अदर स्टोरेज। ओके, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमा चैनल मतलब जो आपका कैचमेंट एरिया है उसमें जो चैनल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका कोई बड़ा चैनल होगा, मतलब ब्रांच स्ट्रीम जो है ना, ये किसका बात कर रहा है, ये मेन स्ट्रीम का भी बात कर रहा है, ब्रांच स्ट्रीम्स का भी बात कर रहा है, कितने हैं। ओके, वो उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका रफनेस क्या है, उनमें स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली ना फ्लो का कंट्रीब्यूशन होगा, सरफेस रन ऑफ उसमें आएगा, अगर ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा पानी आएगा, है ना, अगर छोटा है तो कम पानी वो स्टोर कर पाएगा, समझ रहा है। तो इन सब चीजों पे, ये सब चीजें हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर, और इन सब चीजों पे आपका डिपेंड करता है हाइड्रोग्राफ। ओके, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे सबसे पहला तो प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन का इंटेंसिटी, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल है या स्नोफॉल है, इस पर उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब टोटल रेनफॉल क्या है, और किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है रेनफॉल का, है ना, जिधर आपका फ्लो होना है उस दिशा में मूवमेंट हो रहा है ना, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इन सब चीजों पे। इनिशियल लॉस, इनिशियल लॉस, ये जो टर्म है इनिशियल लॉस, इनिशियल लॉस में क्या आता है, इंटरसेप्शन, है ना, इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज में जो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर, वो भी एक तरह का क्लाइमेटिक फैक्टर है। ओके, क्योंकि इनिशियल लॉस में हम ये देखें कि मैक्सिमम वाटर जो है वो इवापोरेट कर जाता है, जो भी इंटरसेप्टेड वाटर है वो जो लॉस होता है उसका वो इवापोरेट कर जाता है, और जो वाटर आपका चैनल का डिप्रेशन में सेव होता है, सेव मतलब स्टोर होता है, वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, इवापोरेट भी करता है और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, क्लियर, इन्फिल्ट्रेट कर जाता है बाद में। फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई क्लाइमेटिक फैक्टर जिसके ऊपर आपका हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है, क्लियर है। तो इन फैक्टर्स को लिख लीजिए कॉपी पे अच्छे से, और इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इवेपो ट्रांसपिरेशन कौन सा फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। ओके, और इस पे क्या डिपेंड कर रहा होगा, राइजिंग लिम्ब, क्योंकि मैंने बोला है राइजिंग लिम्ब मेनली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना, और जो फॉलिंग लिम्ब है, रिसेशन लिम्ब है, वो मेनली डिपेंड ऑन फिजियोग्राफिक फैक्टर, मेनली का बात कर रहा हूं मैं, मेनली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड नहीं करता है, दोनों चीज दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, राइजिंग और फॉलिंग भी, लेकिन मेनली कौन किस पे डिपेंड करता है, किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चीज का बात हम कर रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस राइजिंग लिम्ब में क्लाइमेटिक फैक्टर का होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस फॉलिंग लिम्ब में फिजियोग्राफिक फैक्टर का होता है, और खास करके इसका बेसिन का स्लोप वगैरह, स्लोप वगैरह ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और कुछ कुछ टर्म्स है इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज लैग टाइम। ओके, तो इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो इस चीज को समझो, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोग्राफ कहने का मतलब है जहां पर आपको पीक मिल रहा है। ओके, वो पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनना बातों को, जहां पे आपको पीक मिल गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल कहने का मतलब है, लेट्स सपोज किसी कैचमेंट एरिया पे बरसात तो ऐसा नहीं है 24 घंटा हो रहा है, लगातार 6 घंटा हुई, 4 घंटा हुई, 5 घंटा हुई, है ना, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल मतलब कहने का मतलब है कि कब मैक्सिमम बरसात हुई होगी टोटल ओवरऑल, तो लगभग बीच में, मतलब बीच का जो समय होता है, मान लो 6 घंटा का बरसात हुआ तो करीबन 3 घंटे के आसपास आपका बरसात का जो सेंटर होगा, मतलब रेनफॉल का वो सेंटर हम कंसिडर करेंगे, समझ रहे हैं, लगभग लगभग, ये नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे इस टाइम को अलग से, जब मैं सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ बताऊंगा आपको, वहां पे इसका फॉर्मूला भी है, तो वो चीज मैं उधर बताऊंगा आपको। तो अभी बस एक कॉन्सेप्ट समझो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल क्या होता है। ओके, इनिशियली जब आपका प्रेसिपिटेशन शुरू होगा तो उस समय इनिशियल लॉसेस को सेटिस्फाई करेगा, तुरंत तो रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा ना वो, फिर इनिशियल लॉसेस को सेटिस्फाई करते 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 फिर धीरे धीरे सरफेस रन ऑफ पे अपीयर होगा, फिर कुछ समय होगा, फिर जाके जो कैचमेंट एरिया में जो आपका स्ट्रीम्स है, जो नाले हैं, है ना, वहां पे पानी कलेक्ट होंगे, फिर वो बहेंगे, फिर जाके आपका मेन स्ट्रीम में पानी आएगा। ओके, फिर पानी जब आना शुरू हुआ तब जाके धीरे 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 आपका पीक अचीव होगा, तो पीक एक समय पे अचीव होगा। ओके, तो वो समय से लेके लगभग सेंटर ऑफ मास तक ऑफ द रेनफॉल,
इसको हम लैग टाइम कहते हैं कि कितना लेट से पीक अचीव हुआ, बस यही चीज है कि कितना लेट से पीक अचीव हुआ, इसी को हम लैग टाइम कहते हैं। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ये डेफिनेशन होता है, इस डेफिनेशन को हम आगे चल के यूज करेंगे इसका फॉर्मूला निकालने के लिए। अगर फॉर्मूला मैं बताऊंगा तो बेस टाइम क्या होता है, वो हाइड्रोग्राफ का टोटल जो टाइम है ना, उसको हम बेस टाइम कहते हैं। इट इज, ये इन सब डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इन सब डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं? तो लिखिए, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच कैचमेंट कंट्रीब्यूशन फ्लो एट द सेक्शन वेयर द हाइड्रोग्राफ इज प्लॉटेड। ओके, वो टोटल टाइम जब तक कैचमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है रन ऑफ में, वो टोटल टाइम, ओके, उसको हम कहते हैं बेस टाइम। मतलब फ्रॉम स्टार्ट, मैंने बोला था जैसे ये हाइड्रोग्राफ है तो एक बेस फ्लो पहले से हो रही होगी रिवर में, और धीरे 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 स्टोरेज में बिल्डअप हुआ। लेट्स सपोज इस पॉइंट से स्टोरेज में बिल्डअप हुआ, फिर रिसेशन लिम, फिर एक पॉइंट पे खत्म हो गई, फिर बेस फ्लो शुरू हो गया। तो जनरली जो बेस टाइम होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होता है। लेकिन ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, पॉइंट ए, ये काफी करीब है, इसको जनरली मतलब मान लेते हैं कि ये और जीरो एक ही है, ये एक तरह से मान लेते हैं, और इस टोटल टाइम को हम बेस टाइम कहते हैं, टीबी। क्लियर है? ओके, अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? टीओसी, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ द चैनल। ठीक है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द रीच, टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ द चैनल। दैट इज, आउटलेट कहने का मतलब जहां पे हम हाइड्रोग्राफ का प्लॉटिंग कर रहे हैं, दैट इज वेयर हाइड्रोग्राफ इज प्लॉटेड फ्रॉम द रिमोट लोकेशन ऑफ द कैचमेंट। समझो इस बात को, ये कैचमेंट एरिया है, ये स्ट्रीम है इधर, ये आउटलेट सेक्शन है, यहाँ पे आउटलेट। क्या बोलता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहने का मतलब, टीओसी का मतलब है कि प्रिसिपिटेशन हुई, बरसात हुई, बरसात होने के बाद डिफरेंट एरिया में बरसात हुई। ओके, इस एरिया में बरसात हुई, इधर बरसात हुई, इधर भी बरसात हुई, इधर बरसात हुई। तो आउटलेट सेक्शन से जो सबसे, उस कैचमेंट एरिया में जो सबसे दूरी पर जो एरिया होगा, उस पर्टिकुलर एरिया से, रिमोट लोकेशन से, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया से पानी बह के कितने समय में इस आउटलेट सेक्शन पे वो उस एरिया का पानी पहुंच पाता है, क्योंकि सबसे दूरी में है, उस चीज को कहा जाता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब आप कह सकते हो कि इट इज वन टाइप ऑफ मैक्सिमम फ्लो टाइम, या फिर मैक्सिमम ट्रेवल टाइम फॉर वाटर, है ना, इन दैट कैचमेंट एरिया। यही चीज है। ओके, एक नोट बना के लिखिए कि जब ऐसा होगा कि आपका जो रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, सोचना रेनफॉल हो रहा है, और ये रेनफॉल कब तक हुआ, जब तक आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है, मतलब रिमोट एरिया से जब जो पानी को पहुंचने में, आउटलेट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, तब तक रेनफॉल भी हुई और हो ही रही है ना। तो हम ये समझेंगे कि अगर रेनफॉल का ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है जब भी, तो अब हम ये समझते हैं कि वो जो पूरा कैचमेंट एरिया है, उसका जितना भी एरिया, हर एक एरिया से रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। क्योंकि जब मैक्सिमम वाला का पानी पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम वाला का पानी पहुंच पा रहा है ना, तो बाकी उसके करीब करीब जितने वहां से तो पहुंचता ही होगा। समझ गया? इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट इज यूज टू कैलकुलेट पीक फ्लो। ठीक है, हम बताएंगे आगे चल के इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला है, ऐसे जरूरी नहीं है, डेफिनेशन बस जरूरी है, लेकिन मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे आएगा। ट्रेवल टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लो, ट्रेवल टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लो, देखो वो कौन सा पानी फ्लो करेगा, जो सरफेस रन ऑफ फ्लो करता है, जो सरफेस रन ऑफ होती है, मतलब प्रेसिपिटेशन हुई, इनिशियल लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद जो रन ऑफ अपीयर होती है ना, उसको हम एक्सेस रेनफॉल कहते हैं। अब ये एक्सेस रेनफॉल आपको रन ऑफ के फॉर्म में अपीयर होगी। सॉरी टू डिस्टर्ब, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो ट्रेवल टाइम और टाइम ऑफ फ्लो, तो देखो ये क्या मतलब क्या बता रहा था, तो प्रेसिपिटेशन हुई तो जो भी पानी लॉसेस के बाद बचेगा वो एक्सेस रेनफॉल है। अब वो वही एक्सेस रेनफॉल रन ऑफ के रूप में जा रहा है, ये ध्यान रखना, लॉसेस के बाद जो पानी एक्सेस रेनफॉल। अब ये पानी कैसे फ्लो हो सकता है, एक ओवरलाइन फ्लो, मतलब जमीन के ऊपर ऊपर फ्लो होके आ रहा है, दूसरा जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में जो भी चैनल्स वगैरह है,
समझ रहे हो, मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड एक चैनल्स होंगे जो उस एरिया को ड्रेन करते होंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन का पानी कलेक्ट करके मेन स्ट्रीम में लाके जमा कर रहे होंगे, फिर फ्लो हो रहा होगा। तो कैचमेंट चैनल या फिर कैचमेंट स्ट्रीम्स इनके माध्यम से फ्लो होगी, है ना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जो स्मॉल कैचमेंट एरिया होता है वहां पे ओवरलैंड फ्लो ऑब्जेक्टिव प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट, ठीक है, ये अधिक होती है। और लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए कैचमेंट में जो मेन स्ट्रीम्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मायने रखता है, ओके। एंड दिस इज मोर, ये ज्यादा इफेक्ट करता है किसके ऊपर, लार्ज कैचमेंट के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। मतलब किस चीज में इफेक्ट करता है, रन ऑफ में, कि कितना रन ऑफ डेवलप करा पाएगा, ओके। मतलब प्रोमिनेंट कहने का मतलब है लार्ज, छोटे कैचमेंट एरिया में जो भी एक्सेस रेनफॉल है वो मैक्सिमम ओवरलैंड फ्लो के थ्रू से ही आ जाता है। लेकिन स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए, सॉरी लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए, जो मैक्सिमम रन ऑफ आपको कलेक्ट होकर आती है मेन स्ट्रीम में, वो चैनल, वो कैचमेंट एरिया में जो स्ट्रीम्स हैं उनके थ्रू से कलेक्ट होकर आती है। क्लियर है, तो ये लार्ज कैचमेंट के लिए हो गया। नाउ ट्रेवल टाइम और फ्लो टाइम और टाइम ऑफ फ्लो तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। ये क्या है कि जैसे यहाँ पे एक कैचमेंट एरिया है, ये आउटलेट सेक्शन है, तो डिफरेंट एरियाज है ना, डिफरेंट सेक्शन में बांट लो। मान लो ये एक पोर्शन एरिया का, ये सेकेंड पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखो आउटलेट सेक्शन के करीब करीब है फर्स्ट पार्ट, तो यहां से पानी जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका इस एरिया का जो टाइम ऑफ फ्लो है, इस एरिया में जो वाटर, जो भी प्रेसिपिटेशन का वाटर है, उसका टाइम ऑफ फ्लो जो है वो लेट्स सपोज ये T1 है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से सेकेंड एरिया से थोड़ा लेट में पहुंचेगा, लेट्स सपोज उसका टाइम ऑफ फ्लो है T2, क्योंकि वो थोड़ा दूर में है ना आउटलेट सेक्शन से। इसी तरह से T3 थर्ड वाले सेक्शन का। तो यहां से आपको देख पा रहे होंगे T1 इज सबसे कम एंड T3 इज सबसे मोर। तो टाइम ऑफ ट्रेवल या फिर फ्लो टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लो, इट इज नथिंग बट इट इज द टाइम टेकन बाय वाटर टू रीच द कैचमेंट आउटलेट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। समझ में आ रहा है इसी को। और टाइम ऑफ फ्लो का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू किस, कौन से वाटर का होगा, जो एकदम रिमोट लोकेशन पे होगा। तो मैक्सिमम टाइम ट्रेवल, मैक्सिमम फ्लो टाइम इज नथिंग बट व्हाट, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टीओसी, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ओके। तो और एक चीज, अगर इस पूरे कैचमेंट एरिया में मैं ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करूं जहां से पानी को इक्वल टाइम लगता है, मतलब इस पानी को भी यहां तक रीच होने में बराबर समय, इस पानी को भी रीच होने में बराबर समय, इस पानी को भी रीच होने में बराबर समय, तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बना दूं, है ना। उसी तरह इस पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बना दूं, तो ऐसे जो लाइंस होते हैं इसको आइसोक्रोन कहा जाता है, जिनका इक्वल फ्लो टाइम होता है, ठीक है, ध्यान रखना, आइसोक्रोन। अभी देखिए ये एक लाइन हो गया आइसोक्रोन। इस तरह के लाइंस के बारे में पूछा जाता है, इस तरह का लाइन सर्वे में, हाइड्रोलॉजी में बहुत मिलेंगे। तो डिफरेंट लाइंस क्या होते हैं इसको ध्यान रखना। तो आइसोक्रोन क्या, लाइन लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एरिया हैविंग इक्वल फ्लो टाइम या फिर इक्वल टाइम ट्रेवल इन इन व्हाट, इन रीचिंग आउटलेट, ओके। ये किस चीज का, ओवरलाइन फ्लो, स्ट्रीम फ्लो, कुछ भी हो सकता है, बस टाइम इक्वल लगता है पहुंचने में आउटलेट तक, उस ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आइसोक्रोन कहा जाता है उसको। क्लियर है। नाउ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइसोक्रोन इज व्हाट, मतलब ये आइसोक्रोन भी एक तरह का फ्लो टाइम है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसका क्या होगा, इट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज मैक्सिमम फ्लो टाइम। इसी तरह का लाइन एक मेरे को याद आ रहा है, इक्वल इवेपो ट्रांसपिरेशन का जो लाइन होता है, ये बात शायद मैंने उधर स्किप कर दिया था, तो बोल नहीं पाया था, भूल गया। मैं सोच रहा था किसी वीडियो में बोलूंगा कहीं पर, तो अभी एक मौका है। इवापो ट्रांसपिरेशन जहां से इक्वल हो रहा है किसी एक एरिया में, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगा, एक काउंटूर बनेगा, है ना, एक लाइन बनेगा, उसको हम आइसोप्लेथ कहते हैं, आइसोप्लेथ्स, ठीक है। ये इक्वल इवेपो ट्रांसपिरेशन का है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो वेल दीज आर सम पॉइंट्स, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे को अभी कहीं जाना है, तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ, मैं आके फिर कंटिन्यू करूँगा।